Hello everyone. जय श्री श्याम, जय माता दी। आर्कियोलॉजी एंड द अर्ली इंडियन पास्ट। हमने लास्ट वीडियो में इसके कुछ मतलब इंट्रो पढ़ा था बेसिकली कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आर्कियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी स्टडी क्या होती है, ये सब चीजें के बारे में पढ़ा था। आर्कियोलॉजी के सोर्सेस, एविडेंस, इन सब की मीनिंग्स हमने जाना था। ठीक है, सो आज हम इसके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, बेसिकली सब टॉपिक्स। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी। मतलब आर्कियोलॉजी सोर्सेस को एक्सकवेट करने का, उस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पढ़ने का, समझने के लिए साइंटिफिकली टेक्निक्स, साइंटिफिकली मेथड्स को यूज किया। वो क्या क्या है, ठीक है, कि जिससे हमें पास्ट कम्युनिटीज के बारे में हमें पता चला। तो फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेटिंग्स। डेटिंग्स के बारे में हमें साइंटिफिक मेथड से ही पता चला है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट जो मतलब डेटिंग मेथड है, उसको हम कार्बन डेटिंग से सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। और कार्बन डेटिंग से बोलते हैं कार्बन 14, कार्बन डेटिंग। ये बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, बहुत ज्यादा मतलब सुना गया है कि कार्बन डेटिंग से हमें इसके बारे में पता चला, इसका टाइम पीरियड के बारे में पता चला, इसका डेट के बारे में पता चला। अब वो कैसे होता है कार्बन डेटिंग? लाइक हमारा जैसे सॉइल है, सॉइल्स में लेयर्स बहुत होते हैं, ठीक है, डेप्थ में भी सॉइल होगा। तो जैसे 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 टाइम बढ़ता गया तो उससे सॉइल्स जो बहुत से इन्वायरमेंटल नेचुरल डिजास्टर्स आए, उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह, तो सॉइल की जो लेयर है वो बढ़ती गई, और जो उस टाइम के जो रिमेन्स थे वो अंदर जाता गया। तो जो लेयर्स बनते गए ना टाइम टू टाइम, उसको स्टडी करना। तो उसको स्टडी कैसे किया जाता है? जैसे आप जितने डेप्थ में जाओगे, जितने डेप्थ में आपको जो भी सोर्सेस मिलेगा, जो लास्ट सबसे लास्ट लेयर पे जो आपको सोर्सेस मिलेगा, जो एविडेंस मिलेंगे, जो टूल्स मिलेंगे, आर्कियोलॉजी, हम वो कहेंगे कि वो बहुत पुराना है। ठीक है, और जो पहले मिलेगा, लाइक अभी आप जैसे हम छोटे हम जब छोटे थे या छोटे बच्चे सॉइल से, मिट्टी से बहुत खेलते हैं, ठीक है, तो वो डिग करते हैं। तो डिगिंग करते वक्त जो उसको उनको सामान मिलता है, वैसे तो अभी तो ऐसे बहुत से पूरा मतलब पैकेट्स मिलेंगे, लेजेस के पैकेट्स मिलते हैं, ये सब चीजें मिलेंगी। बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे वो डिग करते तो पहले वो पैकेट मिला, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वो कितना पुराना है, वो तो ये कहेंगे ना अभी का है। लेस का पैकेट तो अभी अभी के टाइम का है, वो पुराना का नहीं है। तो वो ऊपर है, ऊपर वाले लेयर पे, ऊपर वाले सॉइल को ही हमने डिग किया, तो उसमें मिला। तो अगर जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत एक्सकेवेट किया गया, बहुत डीप डेप्थ में गए, तो जैसे जैसे वो डेप्थ में गए जाते रहे, तो उनको जाते जाते जितने भी लेयर्स है उनको वो एविडेंसेस मिलते गए। उसके थ्रू उन्होंने डेटिंग्स करती गए कि हाँ ये इतना पुराना है, हाँ ये इतना पुराना है, हाँ ये इतना नया है, हाँ ये इतना नया है, ऐसे करा। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग बहुत यूज किया गया है, बहुत सुना गया है। बेसिकली हिस्ट्री स्टूडेंट्स आप लोग हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। तो और भी मेथड्स है वैसे, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव कह रही हूँ, सॉरी, थर्मल थर्मोल्यूमिनेसेंस, पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैक डेटिंग, इन सब चीजों से भी हमने डेटिंग्स को पता किया गया। और जो आर्क्योमेट्री इज द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। आर्क्योमेट्री जो साइंटिफिक मेथड है, उससे हमने पोट्री और मेटल आर्टिफैक्ट्स के मटेरियल और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि उसका प्रोडक्शन कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। हमने मेटल और आर्टिफैक्ट्स और ऑर्स को कंपेयर किया। ठीक है, हमने सॉइल एनालिसिस किया। सॉइल एनालिसिस के टाइम पे हमें ये पता चला कि ह्यूमन की प्रेजेंस कैसे थी, एक्टिविटी क्या था। ठीक है, जो एनिमल एक्सट्रेट है, जैसे उस टाइम पे जो कोर्टयार्ड, महाराष्ट्र और बहुत सी जगहों पे जो सॉइल मिला है, कुछ सॉइल मिले हैं,
बहुत उसकी जो नाइट्रोजन है वो बहुत हाइयर है देन जो घरों में जो मिट्टी होती है, घरों जो उस टाइम पे घर की जो मिट्टी है उनसे जो बनी है, उनसे ज्यादा हाइयर कोटयार्ड, महाराष्ट्र, इन सब जगह कोर्टयार्ड्स में जो सॉइल मिले हैं उसके नाइट्रोजन जो वैल्यू है, नाइट्रोजन लेवल इंक्रीज वो ज्यादा है। अब वो ज्यादा क्यों है, हमें ये इससे ये पता चला है कि जो लोग थे उस टाइम के, उन्होंने जानवरों को, एनिमल्स को कोर्टयार्ड में बंद किया है। अब हमें इससे कैसे पता चला कि हाँ सॉइल जो नाइट्रोजन ज्यादा है कोर्टयार्ड्स का, तो उसमें एनिमल्स को बांधा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो एनिमल एक्सक्रीटा है, एनिमल एक्सक्रीटा है, उससे उसके उससे जो सॉइल की नाइट्रोजन कंटेंट है वो इंक्रीज होता है। तो इससे हमें ये पता चला है कि उस टाइम के लोगों ने जानवरों को, एनिमल्स को कॉर्टयार्ड में बंद किया था, और जो कॉर्टयार्ड की सॉइल है उसका जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा हाइयर है, ज्यादा कंटेंट उसका, नाइट्रोजन कंटेंट का ज्यादा हाइयर वैल्यू है, ज्यादा हाइयर लेवल है। ये हमें पता चला है, ठीक है। अब प्लेनेंटोलॉजी स्टडी से हमें उस टाइम की जो एंशियंट टाइम के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके रिमेन्स के बारे में पता चला। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए स्टडीज से हमें होमिनिड की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कैसे बंदर से इंसान में आए, बेसिकली ये है, ठीक है। तो जैसे मंकी के जो एवोल्यूशन हुआ, हमारे होमिनिड से एवोल्यूशन हुआ, उसको वो कैसे हुआ, एंशियंट अपीयरेंस कैसा था, पहले जमाने के कैसे लोग थे, आज के कैसे अपीयरेंस है, कैसे चेंजेस आए, माइग्रेशन पैटर्न्स में चेंजेस आए, बोन्स, जो बोन्स हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ूंगी, अब बताऊंगी कैसे। फॉनल रिमेन्स जो थे, फॉनल रिमेन्स जिस साइट पे मिलते थे उसे उसमें हमें पता चलता था कि वो कुकिंग कुकिंग एरिया होगा, शायद खाने का जगह होगा, ईटिंग एरिया होगा, बोन्स के जो मेकिंग है, बोन टूल मेकिंग होगा, वहां पे बोन्स बनाया जाता होगा, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में पता चला। और जो फॉनल एनालिसिस, इससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जान हंटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, एनिमल्स की हंटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, एज डेथ, उनकी जो डेथ एज है उसके बारे में पता चलता है, उनकी बीमारी के बारे में पता चलता है, ठीक है। वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज को बहुत इजीली हम लोग एनालिसिस कर सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, ठीक है। तो और एनिमल जॉइंट्स इन एग्रीकल्चर और ड्रॉट पर्पस व्यूज एंड are distinguishable. Fauna remains reveal information about environment, including climate, vegetation, and occupation season. मतलब fauna remains हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टाइम का इन्वायरमेंट, कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा होगा। तो उस टाइम का कैसा क्लाइमेट था, जो वो उस टाइप के एनिमल मिला, उस टाइम का फॉनल, उस टाइम का जीव मिले, उस टाइम के जीव का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजिक है, वो कैसा था, उससे हमें क्लाइमेट के बारे में पता चला। और वो कैसे, लाइक आपने आइस एज में देखा होगा जो एलिफेंट्स होते हैं, आइस एज के एलिफेंट का जो, एलिफेंट भी नहीं बोलते उसको, मैम जो वो मैमल्स थे, सॉरी एलिफेंट तो नहीं, उस टाइम का जो मैमल्स थे, उसका फिजिक्स कितना डिफरेंट था, ठीक है, उसका फिजिक्स कितना डिफरेंट है। और हमारे आज के टाइम पे जो एलिफेंट्स हैं, जो मैमल्स मिलते हैं, उसके उसका फिजिक्स अलग है, ठीक है, फिजिक्स अलग है। उस टाइम के पास के जो फिजिक्स थी वो अलग, फिजिक अलग थी, आजकल की फिजिक अलग है। अब आज के टाइम पे भी अब देखो, तो जहाँ स्नो है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो बियर्स हमें मिलते हैं, जो पोलर बियर्स बोलते हैं, पोलर बियर्स, और जो फॉरेस्ट में बियर्स मिलते हैं, उनका फिजिक कितना डिफरेंट है जो आज के टाइम पे ही है। तो उस समय क्लाइमेट से पता चलता है कि पोलर बियर ठंडे एरिया में रहता है और ये गर्म एरिया में रहता है, तो उस समय क्लाइमेट का पता चल गया। वेजिटेशन क्या था उनका, वो उनके रिमेन्स से, उनके बोन से हमें पता चला कि वो किस टाइप के न्यूट्रिशन, बोन्स के न्यूट्रिशन से हमें पता चला कि वो उस टाइप के वेजिटेशन, वो क्या खाते थे, उस टाइप के वेजिटेशन कैसा था। और वो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन सीजन में देखा जाता था, ठीक है। बोन्स कम्युनिटीज, हम बोन्स हमें कम्युनिटीज की कॉन्टेक्स्ट का शो करता था कि उनमें कॉन्टेक्ट कैसा है, ठीक है। जैसे जैसे हमें
पानी की जो फिशेस होती है, मरीन फिशेस जो होती है, उनके बोन्स हमें 200 किलोमीटर दूर हमें मिले हैं, उसके एविडेंस हमें मिले। तो उससे पता चलता है कि जो शहरों के पानी कोस्टल कम्युनिटी से इंट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, पानी के एरिया से इंट्रैक्शन बहुत अच्छा है। अब अंडरस्टैंडिंग हम ह्यूमन डेंटल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस पैटर्न्स। ठीक है, अब इसके बारे में पता चले, इसके बारे में बताती हूँ कि जो ट्रेस एलिमेंट डेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, जो डेंटल स्ट्रक्चर है ह्यूमंस का, हम उससे लिंक कर सकते हैं टू सब्सटेंसेस पैटर्न से हम लिंक करते हैं, और उनका फूड प्रिपरेशन मेथड, उनका फूड बनाने का तरीका हमें पता चलता है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट एंड SEM एनालिसिस ऑफ टूथ एनामल, जो ट्रेस एलिमेंट और SEM एनालिसिस से जो टूथ एनामल का जो एनालिस किया गया, उससे हमें ये हमें पता चला कि वो किस टाइप का फूड खाते थे, किस टाइप का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी उनमें। ठीक है, डेफिशिएंसी किस टाइप की थी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनके बोन से पता चलता है। बोन से हमें आजकल के टाइम में बोन से पता चलता है कि हाँ, आप में ये कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, बोन से ही पता चलता है ना, हमारी बॉडी में भी। तो उस टाइम के टूथ से पता चला, टूथ के नाम से। ठीक है, उनके बोन स्ट्रक्चर से, हमारे बोन स्ट्रक्चर से। उस टाइम के जो डिजीज थे, जैसे एंथ्राइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, वो बोन्स में मार्क छोड़ देता है ना, तो उसके बारे में पता चला। पैलियोपेंथोलॉजी से हमें डिजीज के बारे में पता चला, जो उस टाइम के लोग सफर कर रहे थे बोन्स में। हमें बोन से हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसको ये बीमारी है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपको अभी हम बोन टेस्ट करवाएंगे, बोन को एनालाइज करवाएंगे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर से ऑर्थोलॉजी, आई थिंक, हाँ, ऑर्थोलॉजी बोन्स के डॉक्टर होते हैं। तो उनसे अगर हमने पता करवाया, तो वो बताते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है, आपको बोन्स में ये कमी है, वो तो उससे पता चल जाता है डिजीज के बारे में। ठीक है, बोन्स आर एग्जामिन टू इन्फर पॉपुलेशन साइज, बोन्स हमें पॉपुलेशन साइज के बारे में बताता है, डेंसिटी, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और लाइफ एक्सपेक्ट सॉरी एक्सपेक्टेंसी, सो सॉरी, एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया मतलब एग्जामिन हमें पता चलता है बेसिकली। ठीक है, अभी मैंने बताया एक्सेसिंग न्यूट्रिशनल इनपुट्स एंड बोन्स कैन इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में पता चलता है। एनवायरमेंट्स आर इंटीग्रल टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, नहीं, ये वाली लाइन नहीं, ये, yes. Environmental archaeology and aims to understand how societies adapted to their environment and use resources. जो environmental archaeology है, हमें उससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे सोसाइटीज ने कैसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया होगा, उनके रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे। पहले बोटानिकल स्टडी से हमें प्लांट्स के बारे में, उस टाइम के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, सीड्स के बारे में, चारकोल्स के बारे में, सेडिमेंट्स के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रेटा के बारे में हमने पता किया। ठीक है, सो और फिर थर्ड टॉपिक हमारा है इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजी एविडेंस। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को इंटरप्रेटिंग करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें उसको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, क्यों आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को इतना पढ़ना पड़ रहा है, क्यों समझना पड़ रहा है, क्यों इसको इंटरप्रेटेट करना पड़ रहा है, क्यों मतलब उसके उसको ज्यादा उसमें हम ज्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं, बेसिकली आर्कियोलॉजी एविडेंस को क्यों उतना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कि उसको उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो उसको समझना आर्कियोलॉजिकल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्टोरिकल के आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानने का, आर्टिफैक्ट्स टूल्स के बारे में जानने के लिए के आर्कियोलॉजी का आर्कियोलॉजी मतलब इम्पोर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, आर्कियोलॉजी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स, उस टाइम के एविडेंस जो मिलते थे, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आर्कियोलॉजी स्टडी जरूरी थी उस टाइम की हिस्ट्री को समझने के लिए। जो आर्कियोलॉजी के अप्रोचेस भी बहुत चेंजेस हुए। ठीक है, मेथड्स चेंज हुए, न्यू आर्कियोलॉजी सोर्सेस, आर्कियोलॉजी अप्रोच इमर्ज हुआ 1960s में। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसुलिस्ट, उन्होंने चैलेंज किया एजम्पशंस, मेथड्स, गोल्स ऑफ प्रोसेसुलिज्म पे को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्टिव जो उस टाइम के पास की जो
पॉसिबिलिटीज थी, नॉलेज थी, ऑब्जेक्टिव नॉलेज पास की, उस पे क्वेश्चनिंग की, क्वेश्चनिंग हुआ। आर्कियोलॉजी प्रोवाइड्स, मतलब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बताता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, उसमें वो हमें कल्चर प्रोसेस के बारे में बताता है रादर देन इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को इतना नहीं बताता जितना कल्चर बताता है कि उस समय कल्चर कैसा था, किस तरीके के कपड़े, किस तरीके के टूल्स यूज करते थे। ठीक है, इट इज द ओनली सोर्स, जो ये एक यही सोर्स है जो प्री हिस्ट्री के टाइम पे और प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पे हमें हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है आर्कियोलॉजी। जब प्री हिस्ट्री, जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे तो उस टाइम पे प्री आर्कियोलॉजी एविडेंस ही थे। जब हमें नॉन डेसिफर प्रोटो हिस्ट्री थी, जब हमें रिटन रिकॉर्ड्स पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें यूजफुल लगा। ठीक है, तो उस टाइम पे इवन जब हिस्टोरिकल, जब रिटन रिकॉर्ड्स मिलने लगे उसके बाद भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्कियोलॉजी कई बार हमें डेली लाइफ के बारे में बताता है, जैसे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे की हिस्ट्री बताता है, फूड सोर्सेज के बारे में बताता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताता है, हंटिंग एंड टैमिंग एनिमल्स, उन सब चीजों के बारे में आर्कियोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब इट हेल्प्स रिकंस्ट्रक्ट रूट्स, अब हमें इसका जो रूट्स और ट्रेड नेटवर्क्स ऑफ एक्सचेंज, इनके बारे में भी हमें रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज। तो हमें इन सब चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि रूट्स रिकंस्ट्रक्ट किया, रूट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते थे। नेट एक्सचेंजिंग, जो एक्सचेंज होता था उस नेटवर्क्स को हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। ट्रेड और इंटरेक्शंस कम्युनिटीज के जो बीच में होते थे उसके बारे में बताया, पता कर सकते थे। कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी हमें ये डील करता है सोचने का, मतलब कई तरीके वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने ये मतलब कई तरीके की सोच से, बिलीफ से, रिलीजन से हमें डील करवाता है कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, और रेपिडली डेवलप हो रहा है आर्कियोलॉजिकल एरिया में। अब आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स को ट्रांसलेट करना हिस्ट्री में और उसको प्रेजेंट करना, वो अलग चेंजेस है, वो अलग ही चेंजेस हैं। ठीक है, अब इंक्लूडिंग एक्सप्लेनिंग इन चेंजेस इन मटेरियल कल्चर, तो उस टाइम का मटेरियल कल्चर था उसको एक्सप्लेन करना, वो एक अलग चैलेंज है। पोएट्री ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करना, वो अलग चेंजेस है एंशिएंट टाइम पे, है ना। तो ये चीज है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एथनो आर्कियोलॉजी ओवरव्यू। एथनो आर्कियोलॉजी ओवरव्यू, ये क्या होता है? एथनोग्राफी स्टडीज लिविंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब एथनोग्राफी हमें जो लिविंग कल्चर्स होते हैं उनकी कम्युनिटीज के बारे में बताया जाता है, कि कल्चर्स के बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है, कम्युनिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है एथनोग्राफी स्टडीज में। ठीक है, जो इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उस टाइम पे कल्चर और कम्युनिटीज, कल्चर्स को जो भी टूल्स एविडेंस मिलते हैं उसको समझने के बाद जो कल्चर और कम्युनिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है उसको एथनोग्राफी कहते हैं। लाइक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमें ड्रेसेस मिले तो उस ड्रेसेस का क्या करेंगे? उस ड्रेसेस को पढ़ते ही एंथ्रोग्राफी है, एंथ्रोग्राफी के थ्रू ही हम पढ़ते हैं, उसके कल्चर और उस कम्युनिटीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज होम टू ट्रेडिशनल फीचर्स एंड मेथड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हाउस बिल्डिंग, क्लोथिंग एंड फूड। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो एक मतलब ट्रेडिशन का घर है। उसमें आपको कई तरीके के ट्रेडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर्स देखने को मिलते हैं, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री, हाउस बिल्डिंग, क्लोथिंग, फूड, अलग अलग ट्रेडिशंस आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं।
मॉडर्न क्राफ्ट्स पर्सन जो है प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू एंशियंट क्राफ्ट्समैन मेथड एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो मॉडर्न क्राफ्ट्समैन है, मॉडर्न जो क्रिएटर्स हैं, वो हमें एंशियंट क्रिएटर्स जो एंशियंट क्राफ्टमैन्स हैं उनके मेथड और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं। Ethnoarchaeology helps fill historical gaps by examining women's role in substances and craft-related activities. Ethnoarchaeology हमें historical gaps में मतलब हेल्प करते हैं, जो हिस्टोरिकल गैप हो रखा है वुमेन्स के बारे में मोस्टली कई हिस्टोरियंस नहीं बताते हैं। तो उस चीज को एथनो आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वुमेन्स के रोल्स के बारे में पता चलता है, उनके क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में उनका क्या रोल है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। स्टडीज ऑफ मॉडर्न हंटर गैदरर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू पास्ट सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। जो मॉडर्न हंटर गैदरर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, उसकी स्टडीज उसको समझने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हमें उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट की स्ट्रेटजीज कैसी थी। ठीक है। एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें सजेस्ट करता है सजेस्ट पॉसिबल एंड नॉट नेसेसरली कंक्लूसिव वेज ऑफ इंटरप्रेजिंग आर्कियोलॉजिकल। नहीं, क्या थी मैं एंथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें suggest possible and not necessarily conclusive ways of interpreting archaeological data and considering differences between present and past contexts। मतलब एथनो आर्कियोलॉजी एविडेंस हमें सजेस्ट करता भी है, नहीं भी इतना इतना कंक्लूजन नहीं बताता। जो आर्कियोलॉजिकल डेटा को समझने के बाद जो हमें कंक्लूजन देता है वो बिल्कुल पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में बता ना नहीं दे पाता। बट कंसिडरिंग डिफरेंस हमें जो प्रेजेंट टाइम पे और पास्ट टाइम पे जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हमें इजीली बताता है एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है। हमें बिल्कुल पक्का पक्का नहीं बता पाता, बट या डिफरेंसेस बता देते हैं। ठीक है। अब प्रोटेक्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स, अब आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। ठीक है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें पास्ट के बारे में हमारा पूरा पास्ट हमारा चला जाएगा। पास्ट की जो ग्लोरियस लाइफ थी, ग्लोरियस पास्ट था, उसके बारे में हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आगे की जनरेशन को नहीं बता पाएंगे अगर हम अभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को खराब करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से मॉन्यूमेंट्स एरिया हैं, बहुत से एविडेंसेस, जैसे म्यूजियम में गए वो टच करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर टच करोगे तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कितना टाइम पुराना रहता है। ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो रूरल एंड अर्बन एक्सपेंशन थ्रेटन्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स नेसेसिटिंग देयर प्रोटेक्शन। रूरल और अर्बन साइट पे मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे खतरा देखने को मिलता है, और उसमें ये नेसेसरी हो गया है कि उसको प्रोटेक्ट करना। स्लेवेज आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाइज endangered साइट्स। जो स्लेवेज आर्कियोलॉजी हमें ये बताता है कि साइट्स बहुत खतरे में, इंडेंजर्ड साइट्स से, और हमें उसको सेव करना है, देम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, खत्म होने से बचाना है। दी नागा अर्जुन कोंडा साइट जो आंध्र प्रदेश में है was submerged by the नागा अर्जुना सागर डैम। जो नागा अर्जुना कोंडा साइट था वो सबमर्ज हो गया नागा अर्जुना सागर डैम जो था उसकी वजह से, जो आंध्र प्रदेश में है। बिटवीन 1954 एंड 1960 उसके बीच में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI उन्होंने कंडक्ट किया एक्सटेंसिव एक्सकवेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सकवेशन किया गया, डॉक्यूमेंटेशन किया गया, रिकॉर्ड्स वगैरह किए गए ASI के थ्रू। तो
9 significant structures were transplanted and rebuilt, and 14 other structures were replicated. जो 9 सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स थे उसको दोबारा बनाया गया, दोबारा ट्रांसप्लांट किया गया, और 14 अदर स्ट्रक्चर्स जो थे उसको रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स नीड अटेंशन, जो स्मॉलर साइट्स थे उसको अटेंशन की जरूरत थी, डॉक्यूमेंटेशन के रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत थी, केयर करने की जरूरत थी। प्रोटेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज इज नॉट solely the responsibility of the archaeological survey और द गवर्नमेंट। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को बचाना सिर्फ अकेला आर्कियोलॉजिकल सर्वे या गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम लोगों का भी काम है कि हमें ये समझना पड़ेगा, ये हमें मतलब समझना पड़ेगा कि हमें जो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसको डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, हमें भी बचाना। जो आजकल के टाइम पे हम मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे, कुछ कुछ कलर पेंसिल से स्केचेस से लिख देते हैं कुछ, आई डोंट नो क्यों लिखते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, ये चीजें, वो चीजें हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, हमें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये जरूरी है। ठीक है। नाउ आज मैं इतना ही कवर करवाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक से मैं एपिग्राफी पढ़, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कवर करवाऊंगी। ठीक है। इसमें आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बता पढ़ना होगा हमें, और कॉइन्स के बारे में भी, लास्ट में कॉइन्स में भी, अभी तो इंस्क्रिप्शंस है या कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी, इसमें आपको कॉइन्स के बारे में बताएंगे। बस ये 2 टॉपिक है, उसके बाद फिर वीडियो मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 टॉपिक, एक हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं एक और चीज बोलूंगी कि मेरी वीडियोस बहुत लेट आती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो वीडियो कंप्लीट करवा के ही रहूंगी। आई नो कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पिछले लास्ट वीक मतलब कुछ इश्यूज हैं, तो इस वजह से मैं आप रेगुलर वीडियोस या वीकली वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ, बट मैं जितना टाइम जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरी वीडियो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। और सीरियसली हमने सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियोस 2 क्लासेस और होंगी इसकी, फिर उसके बाद हमारा ये सेकेंड चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे, जंप करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई थिंक, यस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, and please subscribe my channel History Honors. Please subscribe my channel History Honors and like, share, comment.